हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स इल्स्यूडेट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट 2022 में पूछे गए थे। इस तरह ही हम पेपर टू कॉमर्स की सभी यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्ट विद कॉमर्स इल्स्यूडेट फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, Which of the following are the properties of normal distribution? इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये जो हमें प्रॉपर्टीज दे रखी है इनमें से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज कौन सी है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बेल शेप्ड में होता है इस तरह से, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे मीन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका टोटल एरिया 1 के इक्वल होता है, जिसमें से 0.5 राइट साइड और 0.5 लेफ्ट साइड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, ये ना ही नेगेटिव स्क्यूड होता है और ना ही पॉजिटिव स्क्यूड होता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। और इसके अंदर जो ये कर्व होता है ये एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस होता है। मींस जो ये कर्व होता है ये एक्स एक्सिस को दोनों साइड से टच नहीं करता। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके दो पैरामीटर होते हैं, एक तो मीन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हमें इन प्रॉपर्टीज में से देखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज कौन सी है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट दे रखे मे बी सिमेट्रिकल एंड स्क्यूड। तो हमने अभी पढ़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, स्क्यूड नहीं होता, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या रखा है, यूनिमोडल, बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिमोडल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मोड होता है इसलिए ये यूनिमोडल होता है, बेल शेप्ड भी होता है और सिमेट्रिकल भी होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद थर्ड पॉइंट दे रखा है एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, तो ये भी हमारा करेक्ट है, हमने अभी देखा था। नेक्स्ट दे रखा है एन एंड पी आर द टू पैरामीटर्स। तो ये पॉइंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट में क्या रखा है, म्यू, म्यू मीन्स मीन, जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। मीन एंड पी आर द टू पैरामीटर्स। तो ये स्टेटमेंट में हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बी, सी और ई, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तीन प्रॉपर्टीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें ये 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, इनमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक एक करके देखते हैं सभी को। एक फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम मीडियन इज द लीस्ट। जब हम डेविएशन निकालते हैं मीडियन से और उस सीरीज का सम करते हैं तो लीस्ट आता है। अगर हम किसी और नंबर से डेविएशन निकाल के सम करते हैं तो मीन्स यहाँ पे क्या रखा है, अगर हम सम करते हैं मीडियन से डेविएशन निकाल के उस सीरीज का तो वो कम होता है अगर हम किसी और नंबर से डेविएशन निकालते हैं। तो ये बोल रखा है, तो ये हमारी मीडियन की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा यहाँ पे आंसर आ गया क्योंकि हमसे ट्रू ही पूछा था। तो चलो बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। बी में क्या रखा है, इफ ईच वैल्यू इन द गिवन सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट के, द वेरिएंस ऑफ द न्यू सीरीज वुड बी इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ द गिवन सीरीज। इसमें क्या रखा है, अगर गिवन सीरीज की सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं के से, तो जो न्यू सीरीज है उसका वेरिएंस इक्वल आएगा
जो गिवन सीरीज है उसके वेरिएंस के। तो हमें पता है जो वेरिएंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन, लेकिन डिपेंडेंट होता है स्केल पे। ओरिजिन क्या होता है? प्लस या माइनस, और स्केल मल्टीप्लाई या डिवाइड। मीन्स अगर किसी सीरीज में हम प्लस या माइनस करते हैं सभी नंबर्स को तो हमारे वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो डिपेंडेंट टू स्केल मीन्स अगर हम सीरीज में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा वेरिएंस इफेक्ट होता है। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या रखा है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हमारी ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या रखा है, द वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। इसमें क्या रखा है, जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को जब हम मीन से डिवाइड कर देते हैं तो वो होता है, लेकिन ये इनकरेक्ट है क्योंकि वेरिएंस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है z स्क्वायर वैल्यू ऑफ x इज द रेशियो बिटवीन x डिवाइडेड बाय मीन। ये भी हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि जो हम z की वैल्यू निकालते हैं वो होती है हमारी x माइनस एक्स बार अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट affected by the presence of extreme values in the data of the distribution। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके मेजर्स में से कौन सा ऐसा मेजर्स है जो एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट नहीं होता। तो जो मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में हमारे आ जाते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड। तो जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज होती है वो हमारे जितने भी मीन होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज होती है, इन सबको इफेक्ट करती है, लेकिन पोजिशनल एवरेज को एक्सट्रीम वैल्यूज इफेक्ट नहीं करती। जैसे कोई सीरीज है 1 2 3 4 और फिर आ रहा है 100, तो इस सीरीज का अगर हम मीन निकालेंगे तो वो इफेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे 100 है, तो हम सीरीज को सम करके और फिर उसको नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमें मीडियन या मोड निकालना होता तो मीडियन हमारी होती है मिड वैल्यू, तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं कर रही, हमारी 3 मीडियन आ गई। ऐसे ही मोड क्या होता है, मोस्ट अकर वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार आती है, तो उस केस में भी एक्सट्रीम वैल्यूज इफेक्ट नहीं करती। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोजिशनल एवरेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग समरी मेजर्स डिनोट द डिग्री ऑफ लोपसाइडनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट है ये वर्ड लोपसाइडनेस। हमें ऐसा मेजर बताना है जो लोपसाइडनेस को डिनोट करता है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो साइडनेस, साइड के बारे में हमें कौन सा मेजर बताता है, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। ये हमें बताता है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड स्क्यूड है, मीन्स पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो ये हमें पता चलता है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या रखा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, हमारे पास एक एवरेज वैल्यू होती है जो होल ग्रुप को डिफाइन करती है। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं मीन, मीडियन,
मोड। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशन मीन्स स्प्रेडनेस, एक आइटम से दूसरा आइटम कितना वेरी करता है, ये हमें पता चलता है मेजर्स ऑफ वेरिएशन में। इसके अंदर हमारे पास आते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ कुर्टोसिस। कुर्टोसिस हमें शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है, जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वो मोर पीक पे है, लो पीक है या नॉर्मल पीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, जो हमें साइड्स के बारे में बताता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या रखा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में हमें दे रखा है टाइप ऑफ टेस्ट और लिस्ट सेकंड में टेस्टिंग सिचुएशंस। तो हमारे पास जब भी इस तरह का मैचिंग का क्वेश्चन आता है तो हम उन्हें ऑप्शन से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से टेस्ट दे रखे हैं। एनोवा टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, ये हमारे पास 4 टेस्ट हैं। और टेस्टिंग सिचुएशंस क्या दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखे है टेस्टिंग वेदर स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स वेल टू ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड दे रखे है पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंसेस मोर देन 2 सैंपल मीन्स। थर्ड है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंसेस मोर देन 2 सैंपल मीन्स। और फोर्थ दे रखे है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर मीन लार्ज सैंपल्स व्हेन, यहाँ आएगा सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन और अननोन। तो हमारे पास ये टेस्टिंग सिचुएशन दे रखी है और ये 4 तरह के टेस्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट हमारा कौन सा टेस्ट होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट, और इसे हम कब यूज करते हैं, जब मोर देन 2 सैंपल्स का मीन, हमें मीन के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करना हो। तो ये सेकंड से मैच हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में क्या रखा है पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंसेस मोर देन 2 सैंपल मीन्स। तो हमारा एनोवा टेस्ट हो गया सेकंड से मैच। तो यहाँ पे देखो ए सेकंड से, जैसे ही हमने एक को सेकंड से मैच किया तो हमारा आंसर आ। लेकिन बाकी टेस्ट को भी देख लेते हैं। जेड टेस्ट, जेड टेस्ट की हमारी अजम्पशन क्या होती है, जब हमारे पास सैंपल साइज 30 से ज़्यादा हो, लार्ज सैंपल साइज हो और स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन। तो यहाँ पे देखो फोर्थ हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर मीन लार्ज सैंपल्स, लार्ज सैंपल दे रखा है, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है और अननोन। अगर हमारे पास सैंपल साइज लार्ज होता है तो उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो या अननोन हो, हम जेड टेस्ट ही यूज करते हैं। तो हमारा बी मैच हो जाएगा 4 से, या बी 4 से मैच हो गया। काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट देखो फर्स्ट, ये यहाँ से फिट्स वेल टू गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे पता चलता है कि ये काई स्क्वायर टेस्ट की सिचुएशन दे रखी है। तो काई स्क्वायर टेस्ट हमारा फर्स्ट से मैच हो गया। बचा कौन सा, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो ये थर्ड से मैच हो जाएगा। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस मोर देन 2 सैंपल मीन्स। तो हमारे यहाँ पे थर्ड राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स है। फर्स्ट में क्या रखा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन पे, बट डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल पे। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था ओरिजिन और स्केल क्या होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है।
जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे, लेकिन डिपेंडेंट होता है स्केल पे। नेक्स्ट है बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैन नॉट अस्यूम ए वैल्यू इग्नोरिंग अलजेब्रिक साइन ग्रेटर देन 1। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं उनकी वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं उनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती। थर्ड में क्या रखा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ टू वेरिएबल्स मे हैव डिफरेंट अलजेब्रिक सिंबल्स फॉर रियल लाइफ सिचुएशंस। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के वेरिएबल्स होते हैं दोनों, उनके सिंबल्स हमेशा सेम होते हैं, वो डिफरेंट नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या रखा है कि डिफरेंट अलजेब्रिक सिंबल्स हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या रखा है, कोएफिशिएंट्स ऑफ करेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ डाटा। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, सी। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 का सी करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स आर नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। हमारे पास सैम्पलिंग के दो मेथड्स होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग मेथड और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। या हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि हम एक सिस्टमेटिक वे से रैंडमली सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हम अपनी कन्वीनियंस या फिर प्रोपेजिव तरीके से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ डिफरेंट टाइप्स के सैम्पलिंग मेथड्स दे रखे हैं, तो हमें बताना है इनमें से नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स कौन से हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है सिस्टेमेटिक सैंपल। सिस्टेमेटिक मीन्स सिस्टेमेटिक वे से हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सेकंड है कोटा सैंपल। कोटा सैंपल मीन्स जजमेंटल बेस पे, अपनी पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर रहे हैं सैंपल, तो ये हमारा नॉन रैंडम है। नेक्स्ट है क्लस्टर और एरिया सैंपल। क्लस्टर मीन्स हम रैंडमली हेट्रोजीनियस ग्रुप्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा रैंडम सैंपलिंग का मेथड है। डी पर्पजिव सैंपल। पर्पजिव सैंपल मीन्स अपने पर्पज के लिए हम ऐसे ही सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो नॉन रैंडम सैंपलिंग है। नेक्स्ट है रिप्लिकेटेड सैंपल। रिप्लिकेटेड सैंपल में क्या होता है, हमारे पास होमोजीनियस सैंपल है, उसको ही हम फर्दर आगे सब कैटेगरीज में, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके, तो ये भी हमारा रैंडम सैंपलिंग का मेथड है। तो यहाँ पे हमें नॉन रैंडम बताना था, तो कौन कौन सी है नॉन रैंडम, कोटा सैंपल और पर्पजिव सैंपल। तो हमारा यहाँ से बी और डी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion A and the other labeled as region R। ये हमारा assertion और region का क्वेश्चन है। तो assertion में क्या कह रखा है, R square tends to be smaller for coarse sectional data than for the time series। R square क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्रेडिक्ट करके डिपेंडेंट वेरिएबल निकालते हैं, वो कितना एक्यूरेट है, मीन्स कि कितना एक्यूरेट रिजल्ट आया है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालते हैं। और कोर्स सेक्शनल डाटा क्या होता है, एक गिवन टाइम पीरियड पे हम डिफरेंट वेरिएबल्स को टेस्ट करते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा में। तो यहाँ पे असर्शन में क्या रखा है, जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू स्मॉलर रहती है क्रॉस सेक्शनल डाटा के कंपैरिजन में, क्योंकि टाइम सीरीज के। और रीजन क्या दे रखा है, वाइडर फ्लक्चुएशंस इन द क्रॉस सेक्शनल डाटा कोज स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल डाटा में हम डिफरेंट वेरिएबल्स को
टेस्ट करते हैं सेम टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है, उसके कारण आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी स्मॉलर रहती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, एसेशन भी और रीजन भी, और ये आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आर स्क्वायर हमें बताता है जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वैल्यू प्रिडिक्ट किया है उसके अंदर कितना वेरिएंस है। और क्रॉस सेक्शनल डाटा एक सेम टाइम पीरियड पे डिफरेंट वेरिएबल्स को टेस्ट करता है, तो उसके अंदर बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती है जिसके कारण हमारा वेरिएंस भी कम आता है, तो इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल आती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स दे रखे दोनों, और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखिए द प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिफाइंड एज। हमें प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला दे रखा है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में रूट एन, जबकि ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.6745 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में रूट एन। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या रखा है, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज रिजेक्ट्स, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया। हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया। दिस इज नोन एज टाइप 1 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में से टाइप 1 एरर कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं तो टाइप 1 एरर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन आ गया 4 करेक्ट यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट में क्या रखा है, अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड टू मेजर द डेविएशन इन कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यू टू इट्स लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसमें मीन का यूज करते हैं क्योंकि इसकी लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा मीन से कैलकुलेट करते हैं। सेकंड में क्या रखा है, जेड स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स इज द रेशियो बिटवीन एक्स डिवाइडेड बाय मीन। ये इनकरेक्ट है, अभी हमने पीछे डिस्कस भी की थी ये वाली स्टेटमेंट। ये इनकरेक्ट है क्योंकि जेड की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट दे रखा है, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेटेड एज फॉलो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला दे रखा है मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी 0 इन सम सिचुएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ सिचुएशंस में 0 हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सपोज हम ट्रैफिक एक्सीडेंट का से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वीकली इंटरवल का, तो वहाँ पे हमारा मीन आ रहा है 0 क्योंकि एक वीक में कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा, तो हमारा मीन 0 है। तो अगर मीन 0 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 हो सकता है। इस तरह से कुछ सिचुएशंस में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गई, सेकंड। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो गया सेकंड। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए। थैंक यू।